हे गाइस, दिस इज़ रघु हियर। लास्ट टाइम हम लोग ने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज टाइप ऑफ वेल्डिंग जहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस मटेरियल का, मेटल का रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग दो मेटल को जॉइन करने के लिए जॉइन करते हैं, दो मेटल को जॉइन करते हैं। वो टाइप के वेल्डिंग को हम लोग इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डिंग जो है दो टाइप के होते हैं, स्पॉट वेल्डिंग एंड सीम वेल्डिंग। ये स्पॉट वेल्डिंग होता है, दूसरा होता है सीम वेल्डिंग। आप स्पॉट वेल्डिंग के केस में जो है दो इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ कॉपर। एंड आप जब कॉपर, इस केस में क्या करोगे, आप कॉपर वेल्डिंग के केस में अगर देखें तो इस केस में आप दो इलेक्ट्रोड रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रोड, एक एनोड रहेगा, दूसरा कैथोड रहेगा। उसके बीच में एक शीट मेटल प्लेस करोगे, एक ने दो शीट मेटल को प्लेस करोगे जिसको आप जॉइन करना चाहते हो। एंड आप क्या करो, करंट, एक बार इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो एज़ यू ऑल नो कॉपर का कंडक्टिविटी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अदर सॉर्ट ऑफ मेटल। तो जैसे ही आप ये इसका कंडक्टिविटी कम होने की वजह से, इसका कंडक्टिविटी कम होने की वजह से, रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जूल्स लॉ आपको पता होगा। तो जूल्स लॉ की वजह से क्या होगा कि इसके शीट मेटल का जो है पर्टिकुलर स्पॉट में जहाँ पे कॉपर कंडक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, उधर जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लोकलाइज मेल्ट डाउन होगा, लोकलाइज मेल्ट डाउन होगा। एंड दो शीट मेटल जो है, उस दोनों का मोल्टेन मेटल जो एक दूसरे का मिक्स होने की वजह से उधर जो है वेल्डिंग होगा। एंड ये सब होते वक्त आपको इतना ध्यान देना है कि जब आप ये सब करंट का लोकलाइज मेल्टडाउन होने के बाद करंट बंद कर दोगे, करंट बंद करने के बाद प्रेशर देना बंद मत करना। जैसे ही आप सूख जाए, कि मोल्टन मेटल जो सूख जाए, उसके बाद प्रेशर छोड़ना। दिस इज़ व्हाट वी डू। तो इसी के अंदर यही बताया गया है कि आप जब दो इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे, प्रेशर देना चाहिए। एंड प्रेशर दो शीट मेटल के बीच में आप प्रेशर दोगे। जब प्रेशर दोगे क्या होगा, एंड करंट आप पास करोगे। जैसे ही करंट पास होगा, एंड टिपिकली कॉपर के कंडक्टिविटी ज़्यादा रहता है एंड मेटल के उधर हीट जनरेट होगा, लोकल मेटल मेल्ट होगा। मेटल मेल्ट होने के बाद उधर जब क्या होगा कि करंट पास करना बंद कर दोगे। जैसे करंट का पास करना बंद कर दोगे, प्रेशर इज़ टू बी हेल्ड ओवर दैट। जैसे प्रेशर हेल्ड होगा कि तभी क्या होगा, दो मेटल जो है एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे। एक स्पॉट में वो मेटल जो है स्टिक होगा। अगर आप रिवेटिंग नहीं करना चाहते, कोई फिटिंग्स प्लेस नहीं करना चाहते हैं, परमानेंट वेल्डिंग भी कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट में भी वेल्डिंग किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग से आप सिंगल पॉइंट में वेल्डिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सीम वेल्डिंग। अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन में अगर वेल्डिंग करते जाना चाहते हो तो इन दैट के सीम वेल्डिंग किया जाता है। इन दिस केस हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू बार शेप इलेक्ट्रोड, वी विल गो फॉर द टू कॉपर व्हील्स इन सिमिलर टू दैट ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। इस केस में हम लोग दो कॉपर व्हील जो होते हैं, दे विल एक्ट एज एनोड एंड कैथोड। एंड दो व्हील्स के बीच में दो शीट मेटल्स को प्लेस करना है। एंड दो शीट मेटल को प्लेस करने की वजह से एक एनोड जैसे एक्ट करेगा, दूसरा कैथोड जैसे एक्ट करेगा। एंड दो शीट मेटल को जैसे प्लेस करोगे, कॉपर व्हील को रोटेट करते जाना है। जैसे रोटेट होगा, ये शीट मेटल जो है आगे मूव होते जाएगा। जैसे आगे मूव होगा एंड ये लोकलाइज एरिया में वेल्डिंग होते जाएगा। अगर आप करंट को कंटिन्यूसली पास करोगे तो इन दैट केस उधर जो है कंटिन्यूस रेसिस्टेंस सीम्स फॉर्म होंगे। अगर करंट को अगर आप बंद चालू कर पल्स के फॉर्म में करंट को भेजोगे तो प्रैक्टिकली रोल स्पॉट वेल्डिंग फॉर्म होगा। एंड अगर आप ज़्यादातर केस में कन्वेंशनल रेसिस्टेंस सीम वेल्डिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। इस केस में हम लोग जो ये नोड्यूल्स जो है, नोड्यूल जो नज़दीक फॉर्म होंगे एंड करंट जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा इस केस में। नेक्स्ट आता है, दिस इज़ अ पिक्टोरियल व्यू, दिस इज़ अ रियल व्यू, दिस इज़ एनोड, वन वुड बी एनोड, अदर वुड बी कैथोड।
एंड इधर वन ऑफ देम कैन बी एनोड और कैथोड. इट्स नॉट लाइक ऐसा ही होना चाहिए, ऊपर नीचे का फ़र्क नहीं पड़ता. आप शीट मेटल को आप प्लेस करोगे, देखो इस केस में जो है आप दो शीट को प्लेस किया, एंड जैसे आप करंट पास करोगे ये स्ट्रेट लाइन में जो है वेल्डिंग होते जाएगा. इस केस में अगर आपको कूलेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ भी कोई टेम्परेचर जो है रेज होगा, तो ये पॉसिबल कूलेंट को भी समय समय पे यूज़ कीजिए अगर इसको कूलेंट इधर से जो है कूलेंट निकलता है. नेक्स्ट आता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग. प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जो है आर्क वेल्डिंग का एक एडवांस एक वन ऑफ द वर्जन है. TIG के बारे में आपने सुना होगा, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, या GTAW के बारे में पढ़ा ही था हम लोगों ने, तो उसी का ये एडवांस वर्जन है. इस केस में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में बताता हूँ थोड़ी देर में. हम लोग सबसे पहले इतना याद रखना कि ये एक एडवांस लेवल ऑफ कंट्रोल इसके अंदर है. हायर एक्यूरेसी मिलता है, हाई क्वालिटी ऑफ वेल्ड मिलेगा, उसमें जो वेस्टेज कम से कम होता है, फाइन वेल्डिंग मिलता है. रोबोटिकली हम लोग इसको किया जा सकता है, लेकिन मैनुअली भी कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन मैनुअली कंट्रोल करने के लिए आपको हाईली प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, हाईली ज़्यादा डिग्री ऑफ प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, हाईली स्किल होना चाहिए ये मशीन को ऑपरेट करने के लिए. दिस इज़ अ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का मशीन. जैसा एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि GTAW का एक वर्जन है. इसके अंदर भी जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो GTAW में यूज़ करते हैं, वही वैसे टाइप के इलेक्ट्रोड जो है हम लोग इसके अंदर भी यूज़ करते हैं. इस केस में जो दो गैस यूज़ किया जाता है, GTAW में जो है एक ही गैस यूज़ किया जाता है. इस केस में जो है दो गैसेस यूज़ करेंगे, एक प्लाज्मा रहेगा एंड अदर वुड बी सेकेंडरी गैस जो शील्डिंग का काम करेगा. तो इसमें बताया गया है कि हम लोग प्लाज्मा के लिए आर्गन गैस यूज़ करते हैं, सेकेंडरी गैस के लिए नॉर्मली हम लोग आर्गन और हीलियम का कॉम्बिनेशन या आर्गन और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं. वो थिक मटेरियल से लेके ऑलमोस्ट लाइक फॉइल्स तक नॉर्मली हम लोग वेल्डिंग किया जा सकता है इससे. इसमें लो हीट आउटपुट रहता है, तो इसकी वजह से हम लोग पतले फॉइल को भी वेल्डिंग करना आसान होता है इससे. रिलेटिवली कांस्टेंट हीट इनपुट, मतलब हीट को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, करंट को भी ज़्यादा बढ़ाने कम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है इस केस में भी. एंड आप डीप वेल्डिंग, नैरो पेनिट्रेशन या स्मॉल वेल स्पेस हम लोग एक एडवांटेज होता है. डीप वेल्डिंग भी किया जा सकता है, नैरो पेनिट्रेशन होता है, मतलब ज़्यादा पडल फॉर्म नहीं होगा इस केस में. एंड नेक्स्ट आता है जब भी आप वेल्डिंग करते हो कुछ इक्विपमेंट्स की तो ज़रूरत रहती है. इक्विपमेंट्स में नॉर्मली हम लोग को क्या ज़रूरत रहेगी, वेल्डिंग मशीन की ज़रूरत है. आपको वेल्डिंग मशीन का कंट्रोल सिस्टम चाहिए, स्पेशल मैनुअली आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो. वेल्डिंग टॉर्च चाहिए रहेगा जो वाटर कूल्ड रहना चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उधर ऑब्वियसली तो वाटर कूल्ड होना चाहिए. सोर्स ऑफ प्लाज्मा मतलब आर्गन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. नेक्स्ट आता है शील्डिंग गैस, दैट इज़ आर्गन और हीलियम का कॉम्बिनेशन या आर्गन या नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन जो है आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. फिलर मटेरियल जो है व्हेन रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं कि हर समय में आपको फिलर मटेरियल की ज़रूरत रहेगी, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत रहेगा आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए. एंड नेक्स्ट आता है आप वेल्डिंग के केस में, अगर आप जब भी करते हो द प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के केस में करते हैं तो थोड़ा फ़र्क आपको पता होना चाहिए TIG और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में क्या फ़र्क है. जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, थोड़ी देर पहले बताया था, इस केस में दो गैसेस यूज़ किए जाते हैं. प्राइमरी गैस जो है प्लाज्मा गैस जो अंदरूनी हिस्से में रहता है, एंड बाहर से सेकेंडरी गैस जाता है. अंदर से आर्गन गैस जाएगा, बाहर से जो है नाइट्रोजन एंड आर्गन का कॉम्बिनेशन. इस केस में सिंगल गैस यूज़ करते हैं, मैंने आपको बोला था. इलेक्ट्रोड जो है नोजल के अंदर ही रहेगा इन केस ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग. इन केस ऑफ TIG कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो टंगस्टन है जो बाहर आता है. इस केस में जो है पडल कम से कम फॉर्म ऑफ वेस्टेज जो है, ऐसा नहीं वेल्डिंग इधर करना है एंड पूरा फैलना. बाकी सारी वेल्डिंग में टिपिकली फैलता है, टेम्परेचर जो एक जगह नहीं रुकता तो फैलता है. तो लेकिन इन केस ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इसमें फैलेगा नहीं ज़्यादा, बट TIG में थोड़ा बहुत फैलता है. तो ये बिकॉज वेल्डिंग इधर करना है, पूरा इधर पूरा फैल गया, पूरा क्रिस्टन शिप फॉर्म हो गया.
सो तुम लोगों को याद रखना है कि ये सब ना होने के लिए अगर आप प्लाज्मा वेल्डिंग कर सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है ये, लेकिन आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा कटर। प्लाज्मा वेल्डिंग मशीन से ही हम लोग कटिंग भी कर सकते हैं। इस केस में आपको इतना फ़र्क पता होना चाहिए कि ये वेल्डिंग के अंदर, ये कटिंग मशीन के अंदर जो है फ़र्क इतना आता है कि हाई कंप्रेस्ड एयर यूज़ करोगे, फोर्स्ड आयोनाइज गैस यूज़ करोगे, हाई वोल्टेज का करंट यूज़ करोगे, जिसकी वजह से आर्क जो इंटेंसिफाई होगा, आर्क इंटेंसिफाई होने की वजह से जो है लोकलाइज एरिया में टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उधर कटिंग होगा। तो टिपिकली जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मेटल्स पे की ही कंडक्टिव मटेरियल पर हम लोग प्लाज्मा कटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग एल्यूमिनियम हो, स्टेनलेस स्टील हो, उसको भी कट किया जा सकता है। ऑक्सी फ्यूल कटिंग टूल्स भी आते हैं, उससे आप स्टेनलेस स्टील को कट करना, स्पेशली स्टेनलेस स्टील को कटिंग करना मुश्किल होता है। वाई? बिकॉज वो जंग नहीं पकड़ता, तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सी फ्यूल कटिंग से ऑक्सीडाइज ना होने की वजह ईजिली कट नहीं होता। बट एंड ऑफ द डे स्टेनलेस स्टील कंडक्टिव है, तो वो कंडक्टिव फिनोमेना को यूज़ करके नॉर्मल हम लोग प्लाज्मा कटिंग किया जा सकता है। एंड इस केस में वार्पिंग डैमेज कम से कम होता है, तो ये एक एडवांटेज है इस केस में। हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।